नमस्कार छात्रों, आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन। इसके पहले हम लोगों ने सेल साइकिल का अध्ययन किया था। सेल साइकिल में दो अवस्थाएं थी, इंटरफेज और डिवीजन फेज। डिवीजन फेज को ही कोशिका विभाजन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिकाएं विभाजित होती हैं। एक कोशिका का दो कोशिका में बट जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन होता है उन्हें मदर सेल कहते हैं, और जो कोशिकाएं विभाजन के बाद बनती हैं उन्हें डॉटर सेल कहते हैं। मतलब एक मदर सेल से दो डॉटर सेल के फॉर्मेशन को सेल डिवीजन कहते हैं या कोशिका विभाजन कहते हैं। यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल है, एक द्विगुणित कोशिका है, और इस द्विगुणित कोशिका में डिवीजन हुआ और ये दो पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल बना ली, और ये दोनों कोशिकाएं भी क्या हैं, डिप्लॉइड है। ठीक है, तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। ओके, जितने भी बहुकोशिकीय लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, इनके शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो? एक है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और दूसरी कोशिका है जर्म सेल। यानी बॉडी में इनके दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सोमैटिक सेल, इसको दैहिक कोशिका कहते हैं। दैहिक कोशिका, दैहिक कोशिका मतलब शरीर की कोशिका। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन के द्वारा शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं। जैसे कि पौधों में जड़, तना, पत्तियां, ये सब क्या हैं, इसके शरीर के अंग हैं। तो इन सब का फॉर्मेशन, इन सब का जो निर्माण होता है वो सोमैटिक सेल के विभाजन से होता है। और सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है, उस विभाजन को कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है। दूसरी कोशिका है जर्म सेल, यानी शरीर में ही ये जर्म सेल भी होती हैं, और ये जर्म सेल कहाँ होती हैं, जननांगों में होती हैं। जर्म सेल जननांगों में होती हैं। जो पौधे हैं उनके जननांग कहाँ होते हैं? जननांग होते हैं पुष्पों के अंदर, नर और मादा जननांग, और उन जननांगों में जनन कोशिकाएं होती हैं, जर्म सेल होती हैं। इन कोशिकाओं के विभाजन से युग्मक बनते हैं। इन कोशिकाओं के विभाजन से युग्मक बनते हैं, गैमिट्स बनते हैं। प्लांट्स में कौन कौन से गैमिट्स होते हैं? प्लांट्स में होता है परागकण, परागकण और भ्रूणकोश। परागकण और भ्रूणकोश ये नर जननांग, नर युग्मक है, और भ्रूणकोश मादा युग्मक है। ठीक है, इसी के अंदर ओवम होता है। भ्रूणकोश के अंदर ही ओवम होता है। यानी परागकण और भ्रूणकोश, इसका निर्माण जर्म कोशिका के डिवीजन से होता है, और जर्म कोशिका में होने वाले डिवीजन को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसी प्रकार से जंतुओं की जो शरीर के जो पार्ट्स हैं वो सोमैटिक सेल के डिवीजन से बनते हैं, और जंतुओं के जननांग की जो कोशिकाएं हैं यानी जनन कोशिकाएं हैं, उनके विभाजन से उनके युग्मक बनते हैं। जंतुओं के युग्मक स्पर्म और ओवम होते हैं। यानी स्पर्म और ओवम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे, और शरीर के जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे। यानी कि कोशिकाओं में दो प्रकार का विभाजन होता है। जो कोशिका विभाजन है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। ओके, समसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस विभाजन का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। एक साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग ने बताया था कि एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बना लेती है। यानी एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या उसकी मात्र कोशिका के समान होती है। यानी जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होंगे उतने ही गुणसूत्र पुत्री कोशिका में होंगे। गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, इसीलिए इस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा गया। समसूत्री विभाजन
दैहिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, इसलिए समसूत्री विभाजन को दैहिक विभाजन भी कहते हैं। ठीक है। समसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में पूरा होता है। केंद्रक विभाजन, पहली अवस्था है केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी अवस्था है कोशा द्रव्य विभाजन, कोशा द्रव्य विभाजन, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब मान लेते हैं ये कोई एक कोशिका है, तो कोशिका जब विभाजन शुरू होगा समसूत्री, तो सबसे पहले इस कोशिका का केंद्रक डिवाइड हो जाएगा, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे और फिर इन दोनों केंद्रकों के बीच कोशिका भित्ति बन जाएगी या कोशिका झिल्ली बन जाएगी और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन चार उप प्रावस्थाओं में पूरा होता है। कौन कौन सी उप प्रावस्थाएं होती हैं? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चार अवस्थाओं के द्वारा एक केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लेता है। तो सबसे पहली अवस्था देखते हैं प्रोफेज क्या है। प्रोफेज, इसे पूर्वावस्था कहते हैं। प्रोफेज, पूर्वावस्था। प्रोफेज में जो कोशिकाएं इंटरफेज से डायरेक्ट कहाँ आती हैं? प्रोफेज में। इंटरफेज में कोशिकाओं में ग्रोथ होता है और उसके जस्ट बाद की जो अवस्था है वो है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में कोशिकाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होगा देखिए। जो कोशिका मिलती है इसमें जो गुणसूत्र हैं वो क्रोमैटिन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? क्रोमैटिन के रूप में। क्रोमैटिन क्या है? धागेनुमा संरचना है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर डीएनए लिपटकर एक धागेनुमा संरचना बनाता है और उसी को कहते हैं क्रोमैटिन। तो जितने भी गुणसूत्र कोशिकाओं के हैं वो सब क्रोमैटिन के रूप में हैं और जितने भी क्रोमोसोम हैं उनकी दो दो कॉपियां हैं, मतलब एक गुणसूत्र की दो कॉपी है। दो कॉपी कहाँ से आई? अंतरावस्था की एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है, यानी कोशिका में जितने भी डीएनए थे सारे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और उस डीएनए से सबकी दो दो कॉपियाँ बन के तैयार हो गई। जैसे कि ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और 46 क्रोमोसोम हम नंबरिंग कर दें 1 2 3। ठीक है, ये लास्ट का है 46 नंबर का। 46 क्रोमोसोम कब होते हैं? जब कोई कोशिका विभाजन के बाद प्राप्त होती है, यानी ये कोशिका है इसमें विभाजन हुआ, इस कोशिका में 46 क्रोमोसोम है। अब इस कोशिका को विभाजन होना है तो सबसे पहले ये इंटरफेज में जाएगी, इंटरफेज में। और इंटरफेज में सेल साइकिल में पढ़े हैं कि तीन अवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2। इसी जीवन अवस्था में इसके अंदर जितने यानी कि 46 क्रोमोसोम है, इस 46 क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो जाता है और प्रत्येक क्रोमोसोम की दो दो कॉपियाँ बन जाती हैं, यानी पहले नंबर की भी दो कॉपी बन जाएगी, दूसरे नंबर की दो, तीसरे नंबर की दो, इस प्रकार से जितने भी क्रोमोसोम है सबकी दो दो कॉपियाँ बन जाती हैं और दोनों कॉपियाँ एक बिंदु पर जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि दोनों क्रोमैटिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी कि जिस बिंदु पर दोनों क्रोमैटिन आपस में जुड़े होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में यानी कि क्रोमैटिन के अवस्था में कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। जब कोशिकाएं प्रोफेज में एंट्री करती हैं तो इस क्रोमैटिन में संघनन शुरू हो जाता है
और दोनों क्रोमेटिन संघनित होकर के गुणसूत्र बना लेते हैं। दोनों क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बना लिए, यानी पहले इस टाइप के थे धागेनुमा, और प्रोफेज अवस्था में इनका संघनन शुरू हुआ, फिर ये दोनों धागे संघनित हो गए और इस तरीके का गुणसूत्र बना लिए। ठीक है, यानी एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र हैं। ये क्या है? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड ये एक पूरा एक गुणसूत्र है, और इन गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र है, यानी दो क्रोमैटिड हैं। क्रोमैटिड को ही क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। तो जितने भी क्रोमोसोम हैं ये संघनित होकर के क्रोमैटिन क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा परिवर्तन ये होता है कि कोशिका में केंद्रक है, और केंद्रक का विभाजन पढ़ रहे हैं। केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका। ये केंद्रिका धीरे धीरे क्या होती है? गायब होना शुरू हो जाती है, और कोशिका के अंत तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। प्रोफेज के अंत तक पहुंचते पहुंचते केंद्रिका समाप्त हो जाती है। तीसरा परिवर्तन ये होता है कि जो केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक कला भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्रोमैटिन गुणसूत्र में बदल जाते हैं, केंद्रिका समाप्त हो जाती है, केंद्रक कला समाप्त हो जाती है। ये सारे परिवर्तन केंद्रक के अंदर होते हैं। एक और परिवर्तन होता है जब क्रोमोसोम गुणसूत्र बना लेते हैं और गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर प्रोटीन का जमा हो जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होता है? काइनेटोकोर प्रोटीन का जमा हो जाता है। ये परिवर्तन केंद्रक के अंदर हुआ, और जब ये परिवर्तन हो रहे होते हैं उसी समय कोशिका द्रव्य में एक परिवर्तन होता है। वो क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो कि एस फेज में डिवाइड हो गया था, एक जोड़ी से दो जोड़ी सेंट्रियोल हो गए थे। ये दोनों जोड़ी सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ ये चलना शुरू कर देते हैं, और प्रोफेज के अंत तक ये अपोजिट पोल यानी विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इतने परिवर्तन प्रोफेज में होते हैं। जब ये सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इन सेंट्रियोल से रेज निकलती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई रेज फाइबर्स निकलते हैं, और इन फाइबर को कहते हैं स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल से फाइबर निकलते हैं और फाइबर को कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये तीन प्रकार के फाइबर होते हैं। कौन कौन से फाइबर? पोलर फाइबर, काइनेटोकोर फाइबर, और तीसरा है एस्ट्रल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? पोलर फाइबर, काइनेटोकोर फाइबर और एस्ट्रल फाइबर। इतने चेंजेस होते हैं और प्रोफेज अवस्था समाप्त हो जाती है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका है और गुणसूत्र है। किस रूप में है? क्रोमैटिन के रूप में है। तो गुणसूत्र को हम धागेनुमा दिखा दे रहे हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र की दो कापियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कोशिका में तीन भी गुणसूत्र दिखा रहे हैं, जितना स्पेस है कि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, कोशिका द्रव्य में यहाँ चूंकि सेंट्रियोल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ सेंट्रियोल को दिखाया जा रहा है। इस कोशिका में दो जोड़ी सेंट्रियोल हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? सबसे पहले ये जो क्रोमैटिन धागेनुमा है इनमें संघनन शुरू हो जाता और ये गुणसूत्र बना लेते। ठीक है, केंद्रिका समाप्त हो जाती है, केंद्रिका डिसअपियर हो जाएगी। केंद्रक कला, ये जो केंद्रक कला है ये धीरे धीरे क्या होगा? डीजनरेट होगा, और डीजनरेट होते होते अंत तक केंद्रक कला भी समाप्त हो जाएगी। जब केंद्रक कला समाप्त हो जाएगी तो ये गुणसूत्र सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाएंगे। अभी ये केंद्रक कला से अलग है।
सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेगा, यानी ये सेंट्रियोल जो यहाँ है ये इस डायरेक्शन में एक ऊपर और एक नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। यानी एक सेंट्रियोल यहाँ पहुँच गया और दूसरा इधर आ गया। जब ये सेंट्रियोल मूव करते हैं तो इन सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं, इन सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं। इन्हीं फाइबर्स के द्वारा दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रोफेज अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये सेंट्रियोल पोल की तरफ मूवमेंट इनका जारी होता है, इधर पोल की तरफ मूवमेंट जारी होता है और इधर ये सारे परिवर्तन केंद्रक में होते रहते हैं। फिर अंत में जब प्रोफेज अवस्था समाप्त होती है, कब समाप्त होगी, तो प्रोफेज अवस्था कब समाप्त होगी, जब दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। यानी ये सेंट्रियोल कहाँ पहुंच गए, अपोजिट पोल पर पहुंच गए। ये जो क्रोमैटिन है पूरी तरीके से संघनित हो जाएंगे और ये बना लेंगे गुणसूत्र, और ये जो गुणसूत्र होंगे ये इधर उधर कोशिका द्रव्य में बिखरे होंगे, इनकी कोई निश्चित साइट नहीं है कहाँ पर होंगे, इधर उधर बिखरे होंगे। ठीक है, ये है क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम बनाया गया था। ये क्रोमोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल जब अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं तो इनसे फाइबर निकलता है। मैंने बताया था यहाँ 3 प्रकार के फाइबर होते हैं, पोलर फाइबर, काइनेटोकोर और एस्ट्रल फाइबर। सेंट्रियोल से, दोनों सेंट्रियोल से ऐसे फाइबर्स जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते हैं लेकिन कहीं भी ये क्रोमोसोम से जुड़े नहीं होते हैं, इन्हीं को पोलर फाइबर कहते हैं। एक पोल से दूसरे पोल की ओर जाते हैं लेकिन ये क्रोमोसोम से कहीं नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए इनको पोलर फाइबर कहा गया। दूसरा काइनेटोकोर फाइबर है। देखिए काइनेटोकोर फाइबर क्या है, वह फाइबर जो सेंट्रियोल से निकलता है और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ता है। ठीक है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर क्या है, यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। और इसके पहले हमने बताया था कि इस सेंट्रोमियर के चारों ओर इसी अवस्था में काइनेटोकोर प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर प्रोटीन थी, उसी काइनेटोकोर प्रोटीन से ये फाइबर जाके जुड़ गया, इसीलिए इसको काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। तो काइनेटोकोर फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। पोलर फाइबर अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। कुछ फाइबर ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ बाहर की ओर निकल रहे हैं, इन फाइबर्स को एस्ट्रल फाइबर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एस्ट्रल फाइबर। तो 3 प्रकार के फाइबर होते हैं, यानी प्रोफेज के अंत तक सेल मेम्ब्रेन केंद्रक कला समाप्त हो जाती है। केंद्रक कला के समाप्त होने पर ही ये पोलर फाइबर काइनेटोकोर फाइबर इस गुणसूत्र के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली प्रोफेज है। ये क्या है, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज जो इंटरफेज से कोशिका प्राप्त हुई है, और ये दूसरा है लेट प्रोफेज। इसके बाद में अब कोशिका एंटर करती है मेटाफेज में। इसके बाद में कोशिका एंट्री करेगी मेटाफेज में। ये प्रोफेज से प्राप्त हुई कोशिका मेटाफेज में एंट्री करती है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे हुए हैं, अभी ये क्या है, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, सारे क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। ये क्रोमोसोम सभी इस कोशिका के इक्वेटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं, कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये कोशिका है, तो जितने भी क्रोमोसोम जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो सारे क्रोमोसोम कोशिका के इक्वेटर पर आ जाते हैं। इस तरीके से ये मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल। ये अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल से फाइबर निकले हुए हैं जो गुणसूत्र के काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। देखिए अब इस अवस्था में क्या होता है, मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम का अलाइनमेंट हो जाता है कहाँ पे, इक्वेटर पे बीच में। क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, एक संघनित संरचना है, यानी स्टेन करने पर ये
क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ते हैं, यानी मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। और चूंकि ये बीचों बीच प्लेट में व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि कोशिका के मध्य में कोई प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। इसी प्लेट को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि मेटाफेजिक प्लेट किस अवस्था में बनती है, तो किस अवस्था में बनती है, मेटाफेज में बनती है। और किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो वो भी है मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में सभी क्रोमोसोम इक्वेटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज के बाद में अब कोशिकाएं एंट्री करती हैं एनाफेज में। मेटाफेज के बाद में कोशिकाएं एंट्री करती हैं एनाफेज में। एनाफेज अवस्था में क्या होता है, ये जो दोनों क्रोमेटिड जो अर्धगुणसूत्र सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े हुए हैं, एनाफेज अवस्था में ये सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और सेंट्रोमियर के ब्रेक होने से दोनों अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं और ये काइनेटोकोर फाइबर धीरे धीरे ये छोटे होने लगते हैं, जिससे ये अपोजिट पोल की तरफ इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में है। अब एनाफेज अवस्था में देखिए यहाँ पर अर्ली एनाफेज में क्या होगा, इस सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। सेंट्रोमियर के ब्रेक होने से ये क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम हैं ये अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, और ये अभी भी जुड़े हुए हैं सेंट्रियोल से, अपोजिट पोल के सेंट्रियोल से ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल है। बाकी जितने भी फाइबर्स थे, पोलर फाइबर, एस्ट्रल फाइबर, ये सारे फाइबर्स अभी भी सेंट्रियोल से निकले हुए हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, जब सेंट्रोमियर इनका ब्रेक होता है, इसके साथ साथ दो परिवर्तन होते हैं। काइनेटोकोर फाइबर की लंबाई कम होने लगती है, और लंबाई कम होने से ये दोनों अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब मूव करते समय इनका सेंट्रोमियर केंद्र की ओर होता है, कि सेंट्रोमियर किधर होता है, सेंट्रियोल की तरफ होता है, लेकिन भुजाएं किधर होती हैं, इक्वेटर की तरफ होती हैं। इसलिए इस अवस्था में क्रोमोसोम वी के आकार के दिखाई पड़ते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम वी के आकार के या एल के आकार के दिखाई पड़ते हैं। तो अर्ली प्रोफेज हो गया। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम वी या एल के आकार के दिखाई पड़ते हैं। इनका मूवमेंट लगातार जारी रहता है। तो दो परिवर्तन होते हैं, काइनेटोकोर फाइबर की लंबाई कम हो जाती है, काइनेटोकोर फाइबर की लंबाई घटती है, लेकिन पोलर फाइबर की लंबाई बढ़ती है। यहाँ ध्यान देना, काइनेटोकोर फाइबर की लंबाई घटने के कारण क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जबकि पोलर फाइबर की, ये जो फाइबर एक पोल से दूसरे पोल पे जा रहे हैं, इनकी लंबाई बढ़ने के कारण कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं। यानी जो कोशिका गोलाकार थी वो कोशिका कैसी हो जाती है, थोड़ी अंडाकार सी हो जाती है। ठीक है, यहाँ बना के दिखाते हैं। काइनेटोकोर फाइबर छोटा होने लगता है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। पोलर फाइबर इसकी लंबाई बढ़ती है, तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ कोशिकाएं गोलाकार से अंडाकार हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें दो परिवर्तन हुआ, एक सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ, काइनेटोकोर फाइबर की लंबाई घटने लगी, पोलर फाइबर की लंबाई बढ़ने लगी, क्रोमोसोम का मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ होने लगा, और एनाफेज के अंत तक सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों अर्धगुणसूत्र जो एक दूसरे से मेटाफेज अवस्था में जुड़े हुए थे वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल फाइबर्स अभी भी इससे जुड़े हुए हैं, इंटैक्ट हैं।
अभी भी सेंट्रियोल समाप्त नहीं हुआ है और ना ही अभी इसके फाइबर समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसके बीच बीच में अभी भी फाइबर्स हैं। इस अवस्था में एक परिवर्तन और होता है, एक्टिन प्रोटीन, जो साइटोप्लाज्म में एक्टिन प्रोटीन है, इस एक्टिन प्रोटीन का कोशिका के इक्वेटर पर डिपोजिशन होने लगता है। यानी कोशिका का ये इक्वेटर है तो इस पर एक्टिन प्रोटीन डिपोजिट होकर के एक रिंग बना लेती हैं और यही रिंग बाद में साइटोकाइनेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। तो एनाफेज, ये लेट एनाफेज है, लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्रोमोसोम का मूवमेंट शुरू हुआ था, लेट एनाफेज में सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच गए। इसके बाद शुरू होती है अवस्था टीलोफेज। टीलोफेज अवस्था में क्या होता है? टीलोफेज अवस्था में वो परिवर्तन होते हैं जो प्रोफेज अवस्था में हुए थे, लेकिन उसके अपोजिट होते हैं। प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त हो गई थी। टीलोफेज अवस्था में आते ही इन केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, ठीक है। टीलोफेज अवस्था में सेंट्रियोल डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे। इस अवस्था में सेंट्रोमियर समाप्त हो जाएंगे, सेंट्रियोल समाप्त हो जाएंगे। प्रोफेज अवस्था में 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर बन रहे थे। इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रियोल भी गायब हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला टीलोफेज में बननी शुरू होगी और टीलोफेज के अंत तक केंद्रक कला बन जाएगी। आरएनए सिंथेसिस शुरू हो जाएगा जिससे न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका का निर्माण भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इक्वेटर पर ट्यूबलिन प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ था, ये ट्यूबलिन प्रोटीन की रिंग धीरे धीरे छोटी होने लगी, यानी कोशिका में कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। कोशिका के बीचों बीच से कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए कोशिका इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ था तो यहाँ एक्टिन प्रोटीन की रिंग बन जाएगी, यानी कोशिका बीच से सिकुड़ना प्रारंभ कर देगी। ये जो अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम थे, अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम थे, इन क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। दोनों पोल पर ही यहाँ पर क्रोमोसोम थे, इनकी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसके साथ साथ आरएनए सिंथेसिस शुरू होगा और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी बन जाएगी। फिर अगला परिवर्तन क्या होगा कि प्रोफेज अवस्था में क्रोमैटिन का संघनन होकर के क्रोमोसोम बनता था। यहाँ क्रोमोसोम क्या होगा? ओपन होगा और ये क्रोमैटिन में बदल जाएगा। क्रोमोसोम क्रोमैटिन में बदल जाएगा, यानी ये जो क्रोमोसोम है संघनित अवस्था में है, ये असंघनित अवस्था में हो जाएगा। फिर से वही क्रोमैटिन धागे इसके बन जाएंगे, ये क्रोमैटिन धागे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन गए। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो गई। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस अवस्था आती है। कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में एक्टिन प्रोटीन के कारण कोशिका के बीचों बीच में कंस्ट्रिक्शन बनना शुरू होगा। ये कंस्ट्रिक्शन धीरे धीरे गहरी होती जाएगी। ये कंस्ट्रिक्शन क्या होगी? गहरी होती जाएगी। इस तरीके से थोड़ी सी गहरी हुई। यहाँ पर केंद्रक है। आगे चल के ये कंस्ट्रिक्शन थोड़ा और गहरा होता जाएगा और अंत में एक कोशिका 2 कोशिका में बट जाएगी। एक कोशिका 2 कोशिका में बट जाएगी और दोनों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या अपने मातृ कोशिका के समान होगी। यानी कि क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने हैं? 3 हैं। इस केंद्रक में भी, यानी दोनों कोशिकाओं में जो 3 क्रोमोसोम हमने दिखाया था, वास्तव में ये कोशिकाएं कैसी थी? डिप्लॉइड सेल थी।
तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, एक डिप्लॉइड मदर सेल से दो डिप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, और इस प्रकार का विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है, क्योंकि दोनों में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में और पुत्री कोशिका में समान होती है। और प्लांट सेल में जो कोशिका विभाजन होगा वो एक्टिन प्रोटीन के कारण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जब दो केंद्रक बन के तैयार हो जाएंगे तो इनके बीच में गाल्जी एपरेटस की जो वेसाइकल्स हैं वो इनके बीच में इकट्ठा होंगे और ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्रकार से एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार ये समसूत्री विभाजन समाप्त हुआ। धन्यवाद।